फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, आइए एंजॉय करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। नेक्स्ट वर्ड में क्या कर सकते हैं? अनदर वर्ड, इसको क्या हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ a conductor. Okay. Next, electric current is a scalar quantity. Its SI unit is ampere. And it is denoted by a symbol A. Okay. Electric current is a flow of charge. Electric current is an intrinsic property of a conductor. Electric current is a scalar quantity. Its SI unit is ampere and it is denoted by A. Students, आगे बढ़ते हैं। At first, स्टूडेंट्स, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि चार्ज अगर ये है, अगर ये एक चार्ज है और ये स्टेट ऑफ चार्ज है, स्टेट ऑफ चार्ज, तो दो स्टेट होगा। एक होगा कि जब चार्ज एट रेस्ट, और दूसरी अवस्था होगी कि चार्ज इन मोशन। तो चार्ज एट रेस्ट इज a matter of concern. This is electrostatics. Okay. And on the other hand, when we study charge in motion, this is a matter of current electricity. ओके, तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि चार्ज अगर मोशन में है तो ये करंट फ्लो करेगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, विद्युत धारा जो है वो उत्पन्न होगी। अब देखते हैं कि अगर हम कंसीडर करते हैं एक वायर को, सपोज ये वायर है, ये कॉपर वायर है, ये वायर है और ये कंडक्टिंग वायर है।
कंडक्टिंग इसको हम इट्स ए कॉपर वायर विच इज़ नॉन एज, हम वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि ये ऑलरेडी कंडक्टिंग वायर होता है, कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल होता है। ये जो कॉपर वायर होता है वो कंडक्टिंग मटेरियल होता है, मटेरियल होता है, ठीक है ना। अब ये कंडक्टिंग मटेरियल है, इसका मतलब है कि इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी, क्या प्रॉपर्टी होगी? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो क्या स्टूडेंट्स आप बताएं कि ये जो वायर है ए बी, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं? क्या करंट फ्लो हो रहा है या नहीं? इलेक्ट्रिक करंट flows or not through this conducting wire? क्या आप बताएं? तो आंसर होगा कि नहीं। एक सिंपल एक तार हम लेते हैं तांबे का, तो उसमें करंट कितना होगा? अमाउंट ऑफ करंट, दिस इज I, which is I डिनोट्स इलेक्ट्रिक करंट। I को हम लोग जो है करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं, और I का जो अमाउंट यहाँ होगा वो होगा 0, क्योंकि इस होकर के देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट एट ऑल। इस कंडक्टर होकर कोई भी करंट पास नहीं कर रही है, ठीक है। ओके, तो एक जिज्ञासा मन में होती है स्टूडेंट्स कि सर हम जानते हैं कि ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल, ये जो मैटर है, ये मैटर जो ये कंडक्टिंग मैटर, कंडक्टिंग ये मटेरियल है, ये किस चीज़ का बना हुआ होता है? पता है हमें कि ये सारे के सारे जो हैं वो एटम्स से बने हुए हैं, और एटम्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। चलिए इस फिगर को हम इरेज करते हैं और आगे समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ये वायर है, ये है कंडक्टिंग कॉपर वायर, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये बहुत सारे एटम्स से बना हुआ है, और इसके सब एटॉमिक पार्ट हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निगेटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होता है,
नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है। ओके, और प्रोटॉन क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है। और न्यूट्रॉन्स क्या है? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, दिस इज न्यूट्रल। ओके, तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निगेटिव, ये भी चार्ज कैरियर्स है, प्रोटॉन भी चार्ज कैरियर्स है, जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। तो हम क्या जानते हैं कि किसी भी एटम में, अगर मान लें कि ये एक एटम है और इस एटम में एक सेंट्रल एरिया, एक खास क्षेत्र में जहाँ पर प्रोटॉन, जिसको कि हम नाभिक बोलते हैं, सपोज करिए कि वो एरिया है, और यहाँ पे प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है वो इसमें स्थित होता है, और इलेक्ट्रॉन मूव करता है अराउंड दिस न्यूक्लियस, इस नाभिक के चारों ओर मूव करता रहता है। तो ये खास कक्षा में मूव करता है, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पर हम लोग पहले जान चुके हैं कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसको कूलॉम ने बताया था कि जब दो चार्जेस हैं उसके बीच में फोर्स एक्ट करता है। तो आप सपोज करिए कि ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन्स और ये भी, तो सब जगह एक फोर्स अप्लाई होगा। तो क्या बताया था कूलॉम ने कि जो फोर्स होता है वो फोर्स वेरीज एज 1/, डिस्टेंस स्क्वायर। सपोज दिस इज r1, दिस इज r2 एंड दिस इज r3। अर्थात दूरी घटती जाएगी तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। अगर दूरी घटेगी तो जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको कूलॉम फोर्स भी कहते हैं, ये बढ़ेगी, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। और अगर दूरी बढ़ जाएगी तो ये क्या होगा, जो कूलॉम फोर्स है वो घटेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि जो पास वाला इलेक्ट्रॉन्स है उस पर फोर्स ज़्यादा होगा तुलना में जो कि दूर में इलेक्ट्रॉन्स है। इसलिए जो दूर वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और नज़दीक वाले को कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक एजुअल है, एक सामान्य सी बात है कि ऑब्वियसली ये घटना होगी, ये समझ में भी आती है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही एनर्जी कैरियर्स होता है। एनर्जी कैरियर्स क्यों बोल रहे हैं कि सपोज कीजिए कि एक कैपेसिटर है, इसको आप ऊंची कक्षा में पढ़ेंगे, एक सामान्य जानकारी लेते हैं, हम लोग पंखे में देखते हैं और भी बहुत जगह कैपेसिटर का जहाँ उपयोग करते हैं, तो कभी कभी प्रश्न आता है कि कैपेसिटर किस चीज़ को स्टोर करता है, चार्ज को या एनर्जी को? तो ऑब्वियसली एनर्जी को। तो ये इसको हम एनर्जी कैरियर्स भी कह सकते हैं। अगर हम हीटिंग इफेक्ट देते हैं, अगर किसी हम कंडक्टिंग वायर को गर्म करते हैं एक सिरे को, तो दूसरे सिरे तक गर्मी पहुंचती है, तो हीट एनर्जी आई। तो हीट एनर्जी का वो एनर्जी कैरियर्स कौन है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो एनर्जी कैरियर भी इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ हम इसको चार्ज कैरियर्स कहते हैं। इस सिनेरियो में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम पढ़ रहे हैं इसको हम चार्ज कैरियर्स कहते हैं। तो यहाँ जो ये चार्ज कैरियर्स है, ये चार्ज कैरियर्स में हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये रेस्ट में माना जा सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इन मोशन है, मूव कर रहा है। और अभी सर आप बताएं कि जब कोई भी चार्ज कैरियर्स मूव करेगा तो दिस इज फ्लो ऑफ चार्ज एंड देन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? नॉर्मली फ्लो ऑफ चार्ज है। तो सर इस वायर में ऑलरेडी
अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, अगर हम इसको थोड़े से इनर मोस्ट में जा कर के इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है सर इसमें। तो फिर जैसे मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन, और आप बताएं सर कि जैसे मोशन होगा चार्ज का, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज कैरियर्स है, और चार्ज कैरियर्स का मोशन हुआ, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट तो प्रोड्यूस होना चाहिए सर, लेकिन हो नहीं रहा है। एक सामान्य सा वायर है, जिस वायर में इलेक्ट्रिक करंट कितना है, अभी इलेक्ट्रिक करंट 0 है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? ये बहुत इस बात की जिज्ञासा होनी चाहिए, होती भी होगी कि सर इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, वो तो रेस्ट में नहीं है। और अभी आपने बताया कि, या हम लोग खुद भी जानते हैं कि कोई भी चार्ज कैरियर्स, चार्ज पार्टिकल्स अगर मोशन में है तो वो मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, जबकि यहाँ मोशन भी है और इलेक्ट्रिक करंट का जो अमाउंट है वो 0 है, मतलब कि उसमें कोई करंट पास नहीं कर रहा। ओके, तो चलिए इसके लॉजिक को समझते हैं। यहाँ हम लोग ध्यान दें कि होता क्या है इसमें, यहाँ होता क्या है, इसको हम एक समझने के तौर पे लेते हैं, एक सामान्य स्टडी, कि हमें पता है कि किसी भी, अगर हम इसको एक कट लें, एक यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करें, तो सपोज करें कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन किस तरह से होता है, वो रैंडम मोशन करता है, ठीक है। और वो चूँकि जो भी ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट में जो हीटिंग इफेक्ट है, हीट एनर्जी है, चूँकि हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एट एनी कॉस्ट बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, न ही इसका विनाश होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ये परिणत होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये क्या है कि इलेक्ट्रिकल, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन को एक थर्मल एनर्जी मिलती है, और ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है कुछ इस तरह से होता है, रैंडम मूवमेंट होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन मान लें तो ये कुछ इधर गया, सेम टाइम में कुछ इधर गया, और इधर ऐसा गया, कुछ ऐसा गया, कुछ इस तरह का गया, कुछ इस तरह का गया, और इसके बीच में जो ये ऑलरेडी जो बाउंड चार्ज है न्यूक्लियस, जहाँ प्रोटॉन है बाउंडेड, जो पॉजिटिव चार्ज है, उससे भी टकराता रहता है, ठीक है। तो इसके कारण ही इसका मोशन कुछ इस तरह का इरेगुलर मोशन होता है, और इस इरेगुलर मोशन के कारण जो वेलोसिटी अटेन करता है उसको हम कहते हैं, ये है थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी, क्लियर है। और ये लगभग होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इतनी सारी वेलोसिटी है और इसके बाद भी करंट 0 है, आश्चर्यजनक बात है। तो इसका कारण क्या है कि सपोज कीजिए कि किसी खास समय में कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस कॉर्नर से एंटर किया, और ठीक उसी समय में उतना ही इलेक्ट्रॉन फिर इधर इंटर किया, यानी कि इससे इंटर किया और जस्ट, तो क्या हमें रिजल्टेंट मिला? तो रिजल्टेंट आया
जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो हो जाती है जीरो वेक्टर। वेलोसिटी एवरेज ये हो जाती है जीरो। तो जब वेलोसिटी जीरो हो गई तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, k इज इक्वल टू 1/2 mv², और मास तो इसको इलेक्ट्रॉन का है ही, वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी जीरो, और इसलिए इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगी। इसीलिए एक सामान्य सा तार जिसमें कि कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है बावजूद इलेक्ट्रॉन मोशन में रहने के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं कि अगर इस वायर को हम एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए कि ये वायर है और ये वायर है और हम इस वायर को एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये मानते हैं ए, ये मानते हैं बी। ये है कंडक्टिंग कॉपर वायर। तो देखें क्या होता है। अब बैटरी क्या है, वो एनर्जी प्रोवाइडर है, यानी कि अब हम इसको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ क्या होगा, एक फील्ड जनरेट होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो +2 माइनस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, इसका डायरेक्शन होगा प्लस से माइनस। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा तो क्या होगा, आप इसको ऐसे समझें, इसको हम यहाँ एक फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये प्लस है और ये माइनस है, ये ऑलरेडी सोर्स ऑफ बैटरी है। ठीक है, अब हम यहाँ एक पार्ट लेते हैं, यहाँ ये लेते हैं, यहाँ कुछ ऐसा लेते हैं, यहाँ कुछ ऐसा लेते हैं, यहाँ कुछ इस तरह का लेते हैं। सपोज करिए ये सारा इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखिए ये एटम मान लेते हैं इस तरह से, ये एटम से, तो ये पॉजिटिव है, ये एक फील्ड जनरेट करेगा, प्लस से माइनस फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी निगेटिवली चार्ज है, तो इसके बीच में एक फोर्स काम करेगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है
जिसको ये हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और कूलॉम्स फोर्स है, कूलॉम्स फोर्स, ठीक है ना। ये कूलॉम फोर्स क्या बताता है, F varies as Q1 Q2 upon R square, and this is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square। और ये जो सारा है ये मान लीजिए कहाँ है, एयर में हो या फिर वैक्यूम में हो, तो ये क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ, इस पे जो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट इसकी ओर एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गया, ये कुछ इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, मार्कर चल नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया यहाँ, तो यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रही है तो ये 1 प्लस होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रही है तो एक प्रोटॉन का सरप्लस होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब फिर यहाँ से ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ऑलरेडी इधर अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ एक शिफ्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। फिर उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज होगा। उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ शिफ्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। फिर इस तरह से यहाँ शिफ्ट करेगा। तो ये कैसा दिख रहा है हमको, ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो ये कुछ ऐसी ही बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। अगर हम इसको डायरेक्शन को ऐसे समझें, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। तो हम अगर ईस्टर्न, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है इलेक्ट्रिक करेंट। हालांकि प्रोटॉन कहीं जा नहीं रहा है, वो फिक्स्ड है, लेकिन एक फीलिंग्स आ रही है कि जो करंट जा रहा है उसके अपोजिट जा रहा है, और इसीलिए इसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इसका एक नाम है कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, ओके। तो इस तरह से हम ये समझ पा रहे हैं कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कह सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट, और जबकि इसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो हम जब भी डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखलाते हैं और बाय एन एरो, विद द हेल्प ऑफ एन एरो, तो ये डायरेक्शन बता रहा होता है कि कन्वेंशनल करंट किस ओर जा रहा है, जो कि हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, जबकि इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाता है। यानी कि जब भी हम कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे तो अपोजिट टू इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि ऐसा क्या होता है। यहाँ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी मिलती है, एक फोर्स अप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन पर, एक फोर्स अप्लाई होता है। कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है। और हमको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अगर मास कांस्टेंट है तो फोर्स वेरीज एज ए,
यानी कि अगर कहीं देयर एग्जिस्ट सम फोर्स दैट मीन्स इट प्रोड्यूसेज सम अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन। यानी ए क्या है यहाँ, ए एक्सेलरेशन है, एम क्या है, ए एक्सेलरेशन, एम मास, एफ फोर्स। तो यहाँ पर अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन जरूर होगा। तो निश्चित रूप से जो ये इलेक्ट्रॉन को जो मिलेगा वो मिलेगा कुछ एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। तो क्या होगा, जितने के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे एक्सेलरेटेड हो जाएंगे, सबों में त्वरण आ जाएगा, सब त्वरित गति से आगे बढ़ेंगे। सामान्य सी बात है, ऑब्वियसली इसको हम समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो इसमें एक्सेलरेशन होगा तो होगा ही, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन। लेकिन चूंकि इसके बीच बीच में जो बाउंड चार्ज है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव चार्ज है, इससे ये टक्कर भी होता रहेगा इससे बीच बीच में। और जब इससे जब टक्कर होगा उस एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स का, तो क्या होगा, चूंकि ये टक्कर इनइलास्टिक टक्कर है। देखिए टक्कर दो तरह का होता है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर। इसके बारे में फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ ये टक्कर होता है अप्रत्यास्थ टक्कर, जिसमें जो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, चूंकि इसको ये जो काइनेटिक एनर्जी मिली इसको 12mv², तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी घट जाएगी और इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो है ना इसमें लगभग नगण्य हो जाएगा, और इसकी एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी कम जाएगी। और चूंकि हमें पता है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इसीलिए जो ये काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर करेगी हीट एनर्जी में। ओके, तो होगा क्या कि कुछ हीट प्रोड्यूस होगा और फाइनली सारे इलेक्ट्रॉन्स अब एक्सेलरेटेड नहीं रह करके यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जो कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी सब में आएगा। सब में कैसा आएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगा। इस जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी अटेन करेंगे एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। अब वो करंट किस तरह से होगा, इस तरह का कुछ फ्लो होगा। इसको हम कहेंगे कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन, और ये अटेन करेगा क्या, ये जो एवरेज वेलोसिटी होगी ये कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी, इसी को हम एक दूसरा नाम दे सकते हैं कांस्टेंट यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही दिशा में जा रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, ये है यूनिडायरेक्शनल। मोशन, और ये जो सारा ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का एक नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, हालांकि ये बहुत कम होता है, 10 टू द पावर लगभग -4 मीटर पर सेकेंड के, वेरी वेरी लेस देन थर्मल वेलोसिटी। लेकिन करंट
के लिए, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिम्मेदार है। यानी कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही है जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। ओके, तो यही कारण है कि अगर हम किसी बैटरी को, किसी सोर्स ऑफ एनर्जी को, बैटरी क्या है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, अगर हम सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनता है। और अगर हम सोर्स ऑफ एनर्जी अगर किसी बैटरी को प्रोवाइड वहाँ करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने का कौन काम करता है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट is a scalar quantity। कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। तो सर, जब आप इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्टेड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एरो, तो ये स्केलर क्वांटिटी कैसे हुआ? तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक वायर है, सपोज करिए कि ये एक वायर है और ये एक दूसरा वायर है। इसमें करंट पास हो रहा है 3 एम्पियर का और इस होकर करंट पास हो रहा है 4 एम्पियर। और एक तीसरा वायर हम इधर लेते हैं, तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा? हाउ मच करंट डज इट फ्लो थ्रू दिस वायर? तो देखिए, वेक्टर ऑलरेडी क्या हम देखते हैं, जब इसको मेजर करते हैं तो देखते कितना है, 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर इज इक्वल टू 7 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्केलर एडिशन हम इसी तरह से करते हैं। लेकिन अगर ये वेक्टर होता तो वेक्टर लॉ को फॉलो करता। तो वेक्टर लॉ क्या कहता है कि अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं तो क्या होगा, ये कुछ होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 multiplied by 4 and cosine of theta. Here this 9 16 plus 6 4 24 multiplied by cosine of theta. Theta is equal to 90 degree and cos 90 is equal to 0. So this multiplied by 0, which makes this is 0. and this is equal to 5 एम्पियर, जो कि यहाँ नहीं है। तो 5 एम्पियर का करंट फ्लो नहीं हो रहा है 7 एम्पियर का, और वेक्टर लॉ से होना कितना चाहिए, 5 एम्पियर। इसका मतलब है कि इट प्रोड्यूसेज इट कंट्राडिक्शन एंड सो वी टेक इट ए स्केलर क्वांटिटी। इसलिए हम इसको कौन से रूप में लेंगे, स्केलर। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर है। ओके, तो ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट,
इलेक्ट्रिक करंट is a rate of flow of charge। सपोज करिए कि t सेकेंड में q कूलॉम चार्ज फ्लो होता है, तो यूनिट टाइम में कितना होगा, q अपॉन t। ये जो है दिस इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय I। सो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ये हमें याद रखना चाहिए इस रिलेशन को, जो कि हो सकता है Q इज इक्वल टू आई टी, सेकेंड रिलेशन। ओके, तो यहाँ हम इस चीज़ को समझें कि I इज इक्वल टू Q ओवर T। I यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या इसका होगा, इसका होगा Q फॉर कूलॉम, T फॉर सेकेंड, इसलिए इसको कह सकते हैं कूलॉम पर सेकेंड, पर सेकेंड। और इसको हम एक नाम देते हैं एम्पियर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, एम्पियर। अगर हम छोटी बात करें, छोटे यूनिट को लें, तो हम लिख सकते हैं इसको मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। तो मिली एम्पियर, मिली एम्पियर क्या होगा, 10 to the power -3 एंड माइक्रो एम्पियर 10 to the power -6। अगर हम करें किलो एम्पियर 10 to the power क्यूब, अगर करें मेगा एम्पियर तो होगा 10 to the power 6। ये रिलेशन। ओके, तो ये अब यहाँ देखें, अगर हम I का वैल्यूएशन 1 एम्पियर लेते हैं, Q 1 कूलॉम लेते हैं और T 1 सेकेंड लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कूलॉम चार्ज flows in 1 second and it is calculated as 1 एम्पियर। ओके, ठीक है। तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज अमाउंट कितना होता है, 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलॉम। हम निगेटिव नहीं लिखेंगे, चूँकि अमाउंट कभी भी, मैग्नीट्यूड कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ये या तो जीरो, अमाउंट कभी भी जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता है, या तो ये जीरो होगा या फिर ग्रेटर देन जीरो होगा। तो हम यहाँ पर निगेटिव नहीं लेंगे, और चूँकि हम जब भी अमाउंट की बात करेंगे, ये इसके नेचर को दिखाता है कि 1.6 इतना मैग्नीट्यूड प्रोटॉन का भी होगा और इलेक्ट्रॉन का भी होगा, लेकिन ये निगेटिव का मतलब है कि ये निगेटिवली चार्ज है और वो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, जबकि प्रोटॉन प्लस तो लिखा नहीं जाता है। लेकिन जब हम अमाउंट की बात करेंगे तो निगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो यानी अमाउंट जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा किसी भी चीज़ का, वो या तो जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इतना है। तो सपोज कीजिए कि 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलॉम चार्ज फ्लो होता है 1 सेकेंड के लिए। तो 1 कूलॉम कितना होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन पर है,
और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 सेकेंड के लिए 1 इलेक्ट्रॉन के लिए है ये, मान लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन के लिए है ये। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 कूलम के लिए कितना होगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ये होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है कि 1 कूलम के लिए 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं? 6.25 इंटू 10⁻18, यानी कि 1 एम्पियर अगर 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड इसका मतलब क्या हुआ? 1 एम्पियर के लिए 1 कूलम ऑफ चार्ज फॉर 1 सेकेंड, दिस इज रिटेन ऑल्सो एज 1 एम्पियर। यानी कि 1 एम्पियर अगर करंट है तो ये हुआ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 10 एम्पियर हो तो अगर हम इसको 10 एम्पियर की बात करते हैं तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 का मतलब हो गया 10⁻1। तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 multiplied by 10, this is power of 1, so 6.25 इंटू 10⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसका अर्थ क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये एक वायर है और इस होकर इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इतने टी टाइम में यहाँ से यहाँ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स ए से बी तक जाने में टी समय में इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाना है। यहाँ ये होगा कुछ कि अगर यहाँ पे यहाँ हम अगर सोर्स डाल देते हैं, दिस सोर्स, तो अगर यहाँ इंटर होता है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, इस एंड से 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस एंड से भी आएगा दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन्स, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ही होंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर इस एंड से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करता है तो दूसरे एंड से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा, निकलेगा।
तो स्टूडेंट ये सारा मतलब ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। और फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई ट्रबल समझ में आए तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स को सॉर्ट आउट करूँ। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।